नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने सी आर इक्वेशन का जो पोलर फॉर्म है उससे प्रूफ किया था। उसके बाद मैंने आपको हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन और सिर्फ एक हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन और लाप्लास इक्वेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम थ्योरम 4.4 करेंगे जो कि लाप्लास इक्वेशन पर ही आधारित है, लाप्लास समीकरण पर आधारित है। और उसके बाद संयुग्मी प्रंसवादी फलन या कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, इसके बारे में जानेंगे, कुछ और डेफिनेशन, और उसके बाद में एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम 4.4, इसमें क्या बोला, यदि किसी प्रांत डी में एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस में आइटा वी एक्स वाई एक विश्लेषिक फलन हो कि u एवं v के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज d में सतत हो, तो उस प्रांत में u और v दोनों प्रंसवादी फलन होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। हार्मोनिक के लिए हमें लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करवाना पड़ेगा, जिसका मतलब है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार ये v के लिए भी होना चाहिए। तो अभी जो है हम इस जो थ्योरम है उसको प्रूफ करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस छोटी सी थ्योरम है। इसमें हमें दिया क्या है, गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस में आइटा वी। ठीक है, इस जेनरलाइटी यानी ये विश्लेषिक है, तब यह सी आर समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्योंकि एनालिटिक है तब यह जो कौशी रीमान समीकरण है उसको संतुष्ट करेगा। कौशी रीमान समीकरण के बारे में हम जान चुके हैं पहले की वीडियो में, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। और अगर आपको चैप्टर फर्स्ट और थर्ड करना है तो उसकी प्लेलिस्ट आई बटन में मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, इट मीन्स डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई। सी आर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स। माइनस आप कोई भी साइड में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब समीकरण जो एक है उसमें x के रिस्पेक्ट में जो है हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो पार्शियल। ओके, तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, या पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, आंशिक अवकलन करने पर, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई पड़ा रहेगा, डेल एक्स आ जाएगा। ओके, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 2 का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, तो ये होगा डेल स्क्वायर यू और डेल वाई की स्क्वायर। इस बार मैं माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ, और दूसरी साइड होगा डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स, डेल वाई और डेल एक्स। क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो उसे पहले लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन वैसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परंतु दिया है u तथा v के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज सतत है, ये हमें सतत दे रखा है। परंतु दिया है u तथा v के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज सतत है। अगर वो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो उससे क्या होगा, ये जो दोनों वैल्यूज है, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है। मैंने जो डेल वाई और डेल एक्स है ये दोनों मैंने एक ही साइड में लिख दिए, इसको मुझे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि फिर सतत वाली जो बात है हमारी वो नहीं रहेगी। तो ये डेल एक्स और डेल वाई है। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ये होगा डेल एक्स और ये डेल वाई। मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये होना ज़रूरी है। ओके, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी उसमें जो डेल एक्स डेल वाई है वो इक्वल होना चाहिए डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई
डेल एक्स के सतत है, कंटिन्यूस है, तब ये इक्वल होंगे। तब समीकरण, तब 3 व 4 से मान रखने पर ये कंटिन्यूस है, इक्वल है, तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके इक्वल में जो वैल्यूज़ है ना, जैसे इसके इक्वल में ये है, इसके इक्वल में ये है, तो हम इन दोनों को भी आपस में रखेंगे, तो ये होगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई की स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई की स्क्वायर। मैं इसको इस साइड लिया है और दूसरी साइड 0। हम जानते हैं कि यही जो है एक लाप्लास समीकरण है। सिमिलरली डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेम यही इक्वेशन होगी, बस u की जगह यहाँ पे v आ गया। तो इस प्रकार हमने जो है इसे संतुष्ट करवा दिया है। ये हमारी थ्योरम 4.4 कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे कुछ डेफिनेशन देखेंगे, एक बार इसे आप देख लीजिए, फिर मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो संयुग्मी परस्परवादी या कॉन्जुगेट हार्मोनिक की है। तो यदि किसी प्रांत डी में एफ ऑफ जेड यू इज इक्वल टू आइटा वी है, एक एनालिटिक फंक्शन है, तो उस प्रांत में u और v दोनों हार्मोनिक होते हैं या परस्परवादी होते हैं, जो कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। मतलब u और v जो फंक्शन है, अगर वो हमें एनालिटिक दे रखे हैं तो वो हार्मोनिक होंगे, और इससे वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। दोनों जब परस्परवादी हो जाते हैं या हार्मोनिक हो जाते हैं, तब वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक हो जाएंगे। और कॉन्जुगेट जो हार्मोनिक फंक्शन है उसका जो कैसे निकालते हैं या उसका निर्धारण कैसे होता है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं पेज बदल देता हूँ तब तक। तो हार्मोनिक फंक्शन का निर्धारण किस प्रकार करते हैं, उसके लिए हमें जो कोई भी इक्वेशन दी होगी, मान लो कोई हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें u तथा v दोनों में से एक हमें जो है दिया होगा, और दोनों में से कोई एक अगर दिया है तो वो एनालिटिक दिया होगा, नहीं तो हम जो है कंजुगेट फंक्शन का फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमें गिवन है कि u इज इक्वल u है वो एक्स वाई, यू एक्स वाई हमें दे रखा है। जो कॉन्जुगेट है या जो संयुग्मी है कॉन्जुगेट फंक्शन, वो हम मान लेते हैं कि वी एक्स वाई है, क्योंकि अगर दोनों एनालिटिक होंगे तभी ये जो है संयुग्मी होंगे। देन इसका एक फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पे v को कॉन्जुगेट माना है, तब ये मैं डी वी में लिखूँगा, ठीक है। अगर u होगा तो यहाँ पे u आ जाएगा, u अगर कॉन्जुगेट होगा तब। तो डी वी इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई डी वाई, ठीक है। ये इसका फंक्शन फॉर्मूला है, लेकिन ये हमें एनालिटिक दिया होगा, तो बाई सीयर इक्वेशन बिकॉज u एंड v इज एनालिटिक। अब यहाँ पे हमें ये फंक्शन तो दे दिया, मतलब फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन ये वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास नहीं होंगी, तब हमारी सी आर इक्वेशन काम आएगी। सी आर इक्वेशन से क्या होगा कि हम इनके जो है इक्वल में जो वैल्यूज़ होती हैं सी आर इक्वेशन में, वो इस पर पुट कर देंगे, ताकि हमें जो u की वैल्यूज़ है वो यहाँ पे यूज़ कर सकें। तो डी वी इज़ इक्वल टू, हम जानते हैं कि इसके इक्वल में माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई होता है, और ये डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई के इक्वल में डेल यू ओवर डेल एक्स, ये डी वाई, ओके। तो ये था संयुग्मी फलन का निर्धारण करना। तो ये इतना ही था, ये हो गया है। अब हम जो है इसके एग्जाम्पल शुरू करेंगे नंबर 1 प्रकार के। तो ये है इसके नंबर 1 प्रकार के उदाहरण। अगर आपको किसी भी उदाहरण में समस्या हो तो आप उस पर देख लीजिए वो पहले आते हैं या बाद में। मैंने इस हिसाब से डिवाइड कर रखा है। अगर ये पहले आ रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा, जैसे इसमें 3 एग्जाम्पल हैं, तो ये नंबर 1 प्रकार के उदाहरणों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से अगर आपको कोई पूछना हो तो नंबर 1 प्रकार के उदाहरण में एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं, ओके। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन कमेंट जो है पहले की वीडियोस में वो ऐसे आ रही है, भी हमें ये एग्जाम्पल समझना है। मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सा उदाहरण जो आप उसमें पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने अभी तक उनकी वीडियोस शूट नहीं की है।
तो जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी शूट कर लूँ मैं। ओके, तो अभी एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है जहाँ एन बिलोंग्स टू एन है। हमें इसे डिफरेंशिएबल बनाना है, वो भी किसी भी पॉइंट पर एन बिलोंग टू एन वाले में। ओके, शुरू करते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका फर्स्ट एग्जांपल ये जो है पक्का ही एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख के जाइएगा इसे। इम्पोर्टेंट वैसे सब कुछ होता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन कभी कभार जो किस्मत के कारण जो है आ जाता है एग्जाम्पल। वी नो, हम जानते हैं z इज इन पॉलिनोमियल फॉर्म, क्योंकि इसमें जो z है वो x प्लस में आइटा y की फॉर्म में है। और अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे वो अवकलनीयता का फॉर्मूला आएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस में डेल जेड माइनस में एफ ऑफ जेड ओवर में डेल जेड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ गया है। अब हम जो है फंक्शन को पुट करेंगे इसमें, तो सब कुछ सेम रहेगा, डेल जेड टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे जेड प्लस में जो डेल जेड है उसकी पावर एन आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन में जेड की पावर एन है और सूत्र के हिसाब से हमें उसमें डेल जेड जोड़ना है, तो मैंने वही किया है और कुछ नहीं किया है, बाकी सब इसमें सेम पड़ा रहेगा बस। अब जैसे हम स्क्वायर ओपन करते हैं, क्यूब ओपन करते हैं, वैसे ही हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू 0, आप इसको ऐसे ओपन नहीं कर सकते, तो मैंने आपको जो एन ए बुक करवाई थी ना, उसमें एन सी आर टाइप के जो है, मतलब जिसमें एन सी आर टाइप इस प्रकार से होता है, उसका एक फॉर्मूला भी होता है, उससे पावर्स को ओपन किया जाता है। जैसे इसकी पावर एन है तो इसको कैसे ओपन करना है वो बताया था, तो वहाँ पे देख सकते हैं। वो कोई फर्स्ट से लेकर थर्ड फोर्थ वीडियो होगी, वहाँ से देख सकते हैं। महत्वपूर्ण फॉर्मूला करके कुछ मैंने लिखा था वहाँ पे। तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले जेड की पावर एन, फिर एन जेड की पावर एन माइनस 1 डेल जेड की पावर 1 प्लस एन एन माइनस 1 ओवर में 2 जेड की पावर एन माइनस 2 और डेल जेड की स्क्वायर। इसी प्रकार ये जो फॉर्मूला है वो चलता रहेगा। लास्ट में जो पावर है वो डेल जेड की पावर एन हो जाएगी, क्योंकि एन सी एन 1 होता है, और माइनस की जेड की पावर एन, क्योंकि ये वाला है। ओके, ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा है, और बटा में जो है वो डेल जेड पड़ा रहेगा। ठीक है, जेड की पावर एन से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू 0। अब हम इनमें पूरे में से जो डेल जेड है उसे कॉमन ले सकते हैं। तो जब मैंने डेल जेड कॉमन लिया तो मेरे पास एन जेड की पावर एन माइनस 1 रह गया। ठीक है, प्लस एन एन माइनस 1 ओवर में 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल है, सॉरी मैं लगाना भूल गया, और जेड की पावर एन माइनस 2 और यहाँ पे डेल जेड और प्लस में डैश डैश डैश। यहाँ पे एन था तो एक कॉमन ले लिया तो पावर एन माइनस 1 होगी। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, ओवर में डेल जेड। इस डेल जेड से ये डेल जेड कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो एफ डैश जेड है वो इक्वल में एन जेड की पावर एन माइनस 1 आएगा। लिमिट पुट करते ही ये वाला 0 होगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में डेल जेड है, इसके आगे वाले भी 0 होंगे क्योंकि उनके मल्टीप्लाई में भी होगा। ये वाला हमारे पास रह जाएगा क्योंकि इसके साथ जो डेल जेड था वो बाहर कॉमन आ गया है। तो अगर हम z की पावर n को ओपन करके देखें तो ये जो है हमें उसमें अद्वितीय रूप से यूनिकली जो है उसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें विद्यमान है, अतः यह अवकलनीय है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी इसने लिखा हुआ है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल है प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। जो एफ ऑफ जेड है वो जेड इज इक्वल टू जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। तो वैसे तो इसने दे रखा है कि -1 या 1 जो है एज यूनिक नहीं है। हमें पता है कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसको प्रूव करने के लिए, सतत को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, 3 चीज़ें होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं
तब तो जो है वो सतत हो जाता है। तो डिफरेंशियबिलिटी में भी हम यही चीज़ ट्राई करके देखेंगे। क्या मतलब अगर हम वैल्यूज़ इसमें देखते हैं तो ये देखिए इसमें जो बोल रहा है कि एक्स एक्स के अनुदिश शून्य की ओर अगर वो जा रहा है तथा तब एक आएगा, और जब वाई की ओर जाएगा तो वो इसने यहाँ पे 0 लिख रखा है लेकिन वैसे 1 आना चाहिए, -1 और 1 आ रहा है। तो ये दोनों जो है अलग अलग वैल्यू है, एक वैल्यू आनी चाहिए थी वैसे इसकी। इम्पोर्टेंट तो लगवा रखा है हमें तो, बाकी इस साल के लिए आपको पता नहीं है, मैं आपको वैसे करवा रहा हूँ। ओके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस में डेल जेड माइनस में एफ ऑफ जेड और डेल जेड। ठीक है, ये डिफरेंशियल अवकलनीयता का एक फॉर्मूला है। बस अब हमें इसमें बार यूज़ करना होगा क्योंकि हमें फंक्शन में यही दे रखा है। तो z प्लस में डेल जेड की बार और माइनस में z की बार, क्योंकि हमें फंक्शन पुट करना होता है तो मैंने वही किया है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब ये बार की वैल्यू आ गई है तो हम इसे x और y में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो डेल जेड है वो भी x और y में चला जाएगा, तभी तो ये अवकलनीय नहीं होगा, वरना तो अवकलनीय हो जाता। ये भी 0 और ये भी 0। ओके, तो ये हो गया x प्लस में आइटा y। हम बार को एक बार साथ में ही रखेंगे, डेल x प्लस में आइटा डेल y और इसकी होल बार माइनस में x प्लस में आइटा y इसके भी बार और ब्रैकेट बंद। ठीक है, मैंने होल बार इसके यूज़ कर लिया अपॉन में डेल जेड। इसको भी हम x प्लस में आइटा y को रूप में लिखेंगे। यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। अब हमें पता है कि जो बार है उसका सिर्फ आइटा पे इफेक्ट पड़ेगा, जो चर है या वेरिएबल है उन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई टेंडिंग टू 0, ये हमारे पास आ गया x माइनस में आइटा y और प्लस डेल एक्स माइनस आइटा डेल वाई और माइनस यहाँ पे माइनस का ये वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस एक्स माइनस आइटा वाई और अपन में डेल एक्स प्लस में आइटा डेल वाई। तो इस पे तो बाहर आ ही नहीं रही थी तो इस पे इसका कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। तो वहाँ पे जो है हमारे पास x माइनस आइटा वाई जो है वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो दोनों कट जाएंगे और 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 एंड डेल वाई टेंडिंग टू 0 और ऊपर बचेगा हमारे पास डेल एक्स माइनस में आइटा डेल वाई। बार के कारण ये माइनस में बदल गया था और बटा में डेल एक्स प्लस में आइटा डेल वाई। तो इसको वैसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इनको जो है अक्षों के जैसे x और y के अनुदिश जो है इनको देखेंगे। यदि डेल एक्स की ओर जा रहा है यानी x की ओर जा रहा है तो डेल एक्स जो है वो 0 की ओर टेंडिंग है, ये बोल रहा हूँ। ओके, तो लिमिट जो है वो टेंड करेगी x की ओर और डेल एक्स जो है वो वहाँ पे 0 होगा। जब ये डेल एक्स जो है डेल एक्स माइनस आइटा डेल वाई, ये मैं लिख लेता हूँ डेल एक्स प्लस में आइटा डेल वाई, ये 0 की ओर जाएगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 0 होगी और माइनस का आइटा डेल वाई और में प्लस का आइटा डेल वाई रहेगा, दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर ये डेल वाई जो है वो टेंडिंग टू 0 है, यदि डेल वाई टेंडिंग टू 0 तो इस बार लिमिट वाई की आएगी, लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 हमारे पास यहाँ पे आएगा डेल एक्स माइनस में आइटा डेल वाई, ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। लिमिट हम बाद में पुट कर रहे हैं, पहले इसको लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगी तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स आ गया। हमारे पास दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये यूनिक नहीं आई है, अलग अलग है, अतः ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। प्रूफ दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू mod z की स्क्वायर इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। इसका इंडिवर्सन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ जेड स्वतंत्र सतत है किंतु मूल बिंदुओं के अतिरिक्त वो कहीं भी अवकलनीय नहीं है, यानी वो 0 पर ही डिफरेंशिएबल होगा और कहीं पे भी
नहीं। तो सबसे पहले हम अवकलनीयता का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम जैसे वहाँ पे डेल जेड बार आया था तो वहाँ यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी। पहले हम एक्स के अनुदिश फिर वाई एक्स के अनुदिश देखेंगे और फिर हम जो है उसमें ज़ीरो पुट करके देखेंगे, पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। हो सकता है आज एग्जाम्पल नंबर 3 ही हो, बाकी हम कल वाली वीडियोस में करेंगे। इसके आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल नंबर 2 प्रकार के, जिसमें आपको फंक्शंस को एनालिटिक प्रूव करके उनका जो है डिफरेंशिएशन करना होगा या अवकलज जो उसको बोलते हैं वो फाइंड करना होगा। तो आज के लिए इतना करेंगे, कल वाली वीडियोस में करेंगे बाकी बचा हुआ। तो मोड जेड इज इक्वल टू रूट एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर, ये हमारा जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, चूँकि हमें पता है इसके बारे में और इसमें हमें मोड जेड की स्क्वायर दे रखा है। तो मोड जेड की स्क्वायर जो है वो एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर होता है। मोड जेड इज इक्वल टू हमें मापांक के बारे में पता है और जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई है, तो वहीं से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है जो कि कंटिन्यूस है या सतत है। ये हमें गिवन है या दे रखा है। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो सेम वही एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू जीरो। पहले तो इसका फॉर्मूला आएगा, मैं फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, तो मोड जेड प्लस में डेल जेड की स्क्वायर माइनस में मोड जेड की स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन में मोड जेड। हमें इसे हल करना होगा। तो हम जानते हैं कि मोड जेड की स्क्वायर को हम जेड जेड बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बनेगा जेड प्लस में डेल जेड और जेड प्लस में डेल जेड की बार और माइनस में इसको भी जेड जेड बार में कन्वर्ट कर लिया, ओवर में मोड जेड हमारे पास पड़ा है। फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये बार जो है दोनों पे अलग अलग हो सकती है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। डेल जेड टेंडिंग टू जीरो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आया जेड जेड बार प्लस जेड डेल जेड बार प्लस जेड बार डेल जेड प्लस में डेल जेड बार माइनस में जेड जेड बार। तो माइनस और प्लस कैंसल और बटा में हमारे पास डेल जेड आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बची वो होगी लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू ज़ीरो। इस डेल जेड से ये डेल जेड कैंसिल, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा जेड बार, फिर डेल जेड बार क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया। लास्ट में हमारे पास आएगा जेड डेल जेड बार ओवर डेल जेड, ये हमारे पास बचा। ठीक है, चूँकि जो डेल जेड है बार है वो भी टेंडिंग टू ज़ीरो है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी जो डेल जेड है वो भी टेंडिंग टू ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस राइज होंगे, हम इनको एक्स और वाई में कन्वर्ट करेंगे। केस फर्स्ट, जब डेल जेड एक्स के एक्सिस के अनुदिश हो। ठीक है, तो इससे देख लीजिए, फिर मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। पेज ब्लर हो गया है, थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम हो गया था, तो इसे देख लीजिए। वैसे मैंने आपको समझा तो दिया है लाइन वाइज, आई थिंक अब फोकस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जब एक्स एक्स के अनुदिश होगा तो हमारा जो डेल जेड है वो डेल एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट जो है लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू ज़ीरो और डेल जेड बार ओवर में डेल जेड। यहाँ पे हम जो है इसमें दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, एक तो जेड बार और एक डेल जेड बार। ठीक है, तो हम जो है जेड बार को छोड़ के चल रहे हैं एक बार के लिए। हमारे पास जो ये चीज़ थी ना जेड डेल जेड बार और डेल जेड, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जो डेल जेड है वो टेंडिंग टू ज़ीरो है, जबकि वो डेल जेड बार है वो भी टेंडिंग टू ज़ीरो है। तो वो चीज़ मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि मैंने आपको एक स्टेप यहाँ पे नहीं बताया कि डेल जेड टेंडिंग टू जो ज़ीरो है, ये देखिए ये जेड बार तो हमारे पास यहाँ पे पड़ा रहेगा, ये जो ये है ये भी ज़ीरो की तरफ ही जा रहा है और ये भी ज़ीरो, तो इसलिए मैं इसको ज़ीरो मान रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये दो ही स्टेप उठाऊँगा और इस दो स्टेप में भी इसको आगे जब हम इन दो केस में हल कर रहे हैं तो इस स्टेप को भी मैं छोड़ रहा हूँ, पहले हम इस स्टेप को हल करेंगे, बाकी चीज़ें जो है हम बाद में देखेंगे। तो अगर एक्स एक्स के अनुदिश है
तब तो मैंने डेल जेड बार और जेड जो है डेल जेड वो ले लिया है, और डेल जेड जो है वो डेल एक्स के इक्वल है, क्योंकि एक्स एक्स के अनुदिश लेके चल रहे हैं। लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल वाई टेंडिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पे डेल एक्स माइनस आइटा डेल वाई, क्योंकि ऊपर बार है, और डेल एक्स प्लस में आइटा डेल वाई। ओके, अब लिमिट ये तो जो है एक्स एक्स के अनुदिश है, तो जो वाई है वो ज़ीरो होगा, तो हमारे पास डेल एक्स ओवर डेल एक्स आ गया, और ये हमारे पास वन रह गया। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, हमने जहाँ पे इसको छोड़ा था यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू जेड बार प्लस जेड और वन। मैंने आपको बताया कि हम इतनी चीज़ की बात करेंगे, लेकिन इसमें भी मैंने जेड को छोड़ दिया, बस इतनी को हमने हल किया है। ओके, तो हमारे पास जेड बार प्लस में जेड आ गया है। केस सेकंड की बात करते हैं अब इसमें, केस 2, जब डेल जेड जो है वो वाई एक्स के अनुदिश होगा। ओके, डेल जेड इज इक्वल टू आइटा डेल वाई, लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल जेड बार वन डेल जेड, फिर एक्स वाई में कन्वर्ट करते हैं हम इनको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, और इस टाइम तो गर्मी भी बहुत है, तो बहुत ज़्यादा शॉट्स लेने पड़ते हैं। आधे घंटे की वीडियो के लिए कम से कम मुझे 3 से 4 बार रुकना पड़ता है, अदरवाइज़ छींटे जो हैं पसीने के वो कॉपी या बुक पे आने लग जाते हैं, इसलिए मुझे बीच बीच में रुकना पड़ता है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। आने वाले टाइम में जब हमारा थर्ड ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो या तो मैं एमएससी प्रीवियस का सिलेबस शुरू करूँगा, या फिर मैं बीएससी सेकेंड ईयर का। ओके, एफ तो अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर सकते हैं इनके बारे में। अब जो है मैंने इसको हल कर लिया है, तो हमारे पास जो है -1 आ गया। केस फर्स्ट और सेकंड जो है हमारे पास अलग अलग आ रहे हैं, जो कि यूनिक नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन है उसमें जो डायरेक्ट वैल्यू है वो उसे पुट करूँगा। ठीक है, अभी तो -1 आ गया है, -1 को मैं फंक्शन में यहाँ पे पुट करूँगा, जैसे हमने पिछली बार किया था। तो -1 पुट करने पर हमारे पास जेड बार माइनस में जेड आ गया, दोनों अलग अलग चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अतः अब जो है मूल बिंदु पुट करेंगे, यानी 0 0 पुट करेंगे, तो एफ डैश जेड 0 इज इक्वल टू 0, जो कि यूनिक है, अद्वितीय है। 0 पुट करने पर हमें 0 ही मिलेगा, अन्य कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसी प्रकार एफ ऑफ जेड है वो 0, जेड इज इक्वल टू 0 पर जो है अवकलनीय होगा। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, हमने एग्जाम्पल कर लिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 नंबर 1 प्रकार के उदाहरणों में। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में हम कल वाली वीडियोस में विश्लेषित फलन के बारे में हमने पहले ही जान लिया है। इसके बाद के जो थ्योरम 4.2 हमने कर ली है, बाकी के एग्जाम्पल्स जो है ये देखिए नंबर 2 प्रकार के उदाहरण, इसमें हमें विश्लेषित फलन का या एनालिटिक फंक्शन का दे रखा है, और इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो कल वाली वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।